नोएडा शहर में सुरेश अपनी माँ रामकली और पिता प्रदीप के साथ रहता था। वो एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर था और अच्छा पैसा कमाता था। माँ मैं निकल रहा हूँ, बाय। अरे रुक जा, नाश्ता तो किया कर, रोज तुझे समझाना पड़ता है। अगर मैं अपने आप समझ जाऊंगा तो आप मुझे रोज टोकोगी कैसे? अच्छा ज्यादा बातें मत बना, चल बैठ, मैं नाश्ता देती हूँ। सुरेश नाश्ता करने बैठ जाता है और तभी अचानक उसका फोन बजता है। उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ऋषि की मौत हो गई है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ बेटा? ऋषि नहीं रहा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसके घर जा रहा हूँ। हाँ बेटा, जल्दी जा। सुरेश फौरन कार उठाता है और उसके घर पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ है? हमें इसके पड़ोसी ने फोन करके बुलाया क्योंकि इसकी मौत बिल्कुल नेचुरल नहीं है। मर्डर या सुसाइड भी हो सकता है, इसलिए अब इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। ओह गॉड, आई कांट बिलीव इट। अगले दिन सुरेश सुबह उठकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ ऋषि की मौत का ख्याल चल रहा था। उसे अचानक याद आता है कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, क्या ऋषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? हाँ, रिपोर्ट आ गई है। तो क्या पता चला? रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई है। ड्रग ओवरडोज? ये कैसे हो सकता है? ऋषि ऐसा नहीं था। हमें भी यही लगा था, लेकिन रिपोर्ट साफ साफ दिखा रही है कि ऋषि पिछले काफी समय से ये ड्रग ले रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुरेश के मन में हजारों सवाल उठने लगे। वो खुद को दोषी मानने लगा कि वो अपने दोस्त की परेशानी को नहीं समझ पाया। वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया और उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और सारी बातें बताईं। बेटा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। तुम अपने आप को दोष मत दो। नहीं पापा, मुझे कुछ करना होगा। मैं इस ट्रक के बारे में और जानना चाहता हूँ। छोड़ना बेटा, क्या करेगा उसके बारे में जानकर? नहीं पापा, ये ड्रग्स बेचने वाले लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सुरेश वापस पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और इंस्पेक्टर से उस ड्रग के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर बताता है, दरअसल ये ड्रग आजकल शहर में गिरोह के द्वारा बेची जा रही है। हम इस गिरोह की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आप लोग जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो और लोग भी ऐसे ही मरते रहेंगे। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, समझे? लेकिन ये चीजें समय लेती हैं। आप इस मामले में दखल ना दें और हमें अपना काम करने दें। लेकिन ये आपके काम का नतीजा है कि मेरे दोस्त की जान गई है। अगर आप लोग सतर्क होते तो ये गिरोह कब का पकड़ा जा चुका होता। डॉक्टर सुरेश, अगर आप यहाँ और रुकेंगे तो मैं आपको इस मामले में अरेस्ट भी कर सकता हूँ। चाहिए और अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। सुरेश का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही। वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके मन में अब एक ही ख्याल था, इस ड्रग गिरोह को पकड़वाने का। सुरेश पुलिस स्टेशन से गुस्से में निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे अचानक भूख लगती है और उसे एक एग ऑमलेट वाले की दुकान नजर आती है। चलो थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, शायद इससे मेरा दिमाग शांत हो जाए। वो एग ऑमलेट वाले के पास जाता है और एक ऑमलेट का ऑर्डर देता है। भैया एक एग ऑमलेट बना दो। कितने का है? 15 रुपए का। अभी आपको एकदम ताजा और गरम ऑमलेट बना कर देता हूँ। भैया आपका ऑमलेट तो बाकियों से काफी सस्ता है। कैसे चला लेते हो दुकान? इसमें तो कोई खास कमाई नहीं होती होगी। अरे साहब, जैसे तैसे चला लेते हैं, आप चिंता ना करें, बस खाइए। सुरेश को एग ऑमलेट वाले पर शक होने लगता है।
जब उसे मौका मिलता है तो वो धीरे से ऑमलेट वाले के किचन में झांकने की कोशिश करता है। देखता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर। कहीं ये कोई मिलावट तो नहीं कर रहा है जो इतना सस्ता बेच रहा है। सुरेश जैसे ही किचन में कदम रखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ उसे ड्रग्स के पैकेट्स दिखाई देते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ? सुरेश की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब वो समझ चुका था कि ये एग ऑमलेट बेचने की दुकान सिर्फ एक बहाना है। असल में ये एक ड्रग डीलर है। ये तो वही ड्रग है जिसकी वजह से ऋषि की मौत हुई थी। मुझे पुलिस को तुरंत बुलाना होगा। सुरेश फौरन अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर कॉल लगती नहीं। उसी समय उसकी दुकान पर एक पुलिस वाला आ जाता है। सुरेश उसके पास जाता है और धीरे से उससे कहता है, इंस्पेक्टर साहब, ये एग ऑमलेट वाला असल में ड्रग डीलर है। किचन में चलिए, आपको सबूत मिल जाएगा। ऐसा है तो तुम चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। सुरेश किचन में पहुंचकर पुलिस के आने का इंतजार करने लगता है, पर तभी एग ऑमलेट वाला अचानक वहां आ जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? तुम जैसे लोग इस समाज के लिए दबाओ। मेरे दोस्त की मौत तुम्हारे जैसे ही किसी ड्रग डीलर की वजह से हुई है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे सुनो भाई सुनो, तुम गुस्से में हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, तुम पैसे ले लो और मेरे पार्टनर बन जाओ। हम दोनों मिलकर बहुत पैसा कमा सकते हैं, समझे? तुमने मेरे दोस्त की जान ली है और अब मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है, समझे? इसी बीच पुलिस वाला वहां पहुंच जाता है, लेकिन जब सुरेश उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि पुलिस वाला भी एग ऑमलेट वाले के साथ मिला हुआ है। क्या आप भी इसमें शामिल हैं? क्या हो गया है इस दुनिया को? मैं इस मामले को आपके सीनियर अधिकारियों तक ले जाऊंगा। आप सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखो डॉक्टर साहब, आप हमें धमकी मत दो, वरना आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, समझे? अरे नहीं नहीं, रुको, हम तुम्हें सच बताते हैं। फिर एग ऑमलेट वाला और पुलिस इंस्पेक्टर दोनों अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि वो असल में पुलिस वाले हैं। अरे हम असली पुलिस वाले हैं और ये सब एक सीक्रेट ऑपरेशन है, समझे? मेरा नाम रोहन है और ये करण है। हम असली ड्रग डीलरों और उनके बॉस को पकड़ने के लिए अंडरकवर काम कर रहे हैं, समझे? ये जो तुमने किचन में देखा वो असली ड्रग नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी। अगर ऐसा है तो मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये एक पर्सनल मैटर है। अरे ये बहुत खतरनाक काम है, हम तुम्हें इसमें शामिल नहीं कर सकते। प्लीज, मैं मदद करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए जरूरी है। पुलिस वाले पहले तो मना करते हैं, लेकिन सुरेश के जोर देने पर वो मान जाते हैं। ठीक है, अगर तुम इतने ही अड़े हुए हो तो सुनो। तुम किसी असली ड्रग डीलर से ड्रग खरीदने की कोशिश करो और बातों बातों में उसे रोहन के बारे में बता दो। कहो कि ये एग ऑमलेट वाला नकली ड्रग बेचता है और इसकी वजह से मार्केट में उनके ड्रग का नाम खराब हो रहा है। समझ गया, मैं ये काम करूंगा। सुरेश पुलिस वालों की योजना के अनुसार अपने रूप को बदलता है और चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में काला चश्मा लगाकर एक ड्रग डीलर की तलाश में निकल पड़ता है। चलो सुरेश, अब ये तेरी असली परीक्षा है। तुझे ये काम किसी भी कीमत पर करना ही होगा। शहर की अंधेरी गलियों और कोनों में सुरेश कई बार नकली पहचान के साथ पहुंचता, लेकिन उसे कोई बड़ा ड्रग डीलर नहीं मिलता। ये काम जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था, लेकिन सुरेश हार मानने वालों में से नहीं था। सुन, मुझे असली माल चाहिए और तुम्हारी इन बकवास चीजों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? मुझे किसी बड़े आदमी से मिलवा। बड़े आदमी से? भाई तो ऐसे किसी से मिलते नहीं बे। वैसे भी तुझे असली माल क्यों चाहिए रे? क्योंकि मैं बिजनेस में बड़ा खेल खेलना चाहता हूँ। ये छोटा मोटा काम मेरे लिए नहीं है। अब अगर तेरे पास मेरे काम की कोई चीज नहीं है तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। वो लोग अभी ये बात कर ही रही थी कि वहाँ पुलिस पहुँच गई और उन्होंने सुरेश को पकड़ लिया। पेडलर भाग निकला।
अरे आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं तो आपका ही काम कर रहा हूं। अरे क्या बक रहा है तू? है अपना मुंह बंद रख। पुलिस उसे ले जाकर हवालात में बंद कर देती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वो चिल्लाता है, अरे अरे मुझे आपके अंडरकवर इंस्पेक्टर करण और रोहन ने ये करने के लिए कहा था ताकि इस ड्रग्स के रैकेट के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ा जा सके। अरे किसी और को बेवकूफ बनाना, समझे? इंस्पेक्टर करण मैं ही हूं और रोहन नाम का तो कोई पुलिस वाला है ही नहीं यहाँ। और दूसरी बात, हमने कोई अंडरकवर पुलिस वाले इस केस के लिए नहीं भेजे हैं, समझे? ये सुनकर तो सुरेश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि अब उसे समझ में आया कि वो दोनों असल में ड्रग डीलर ही थे, कोई पुलिस वाले नहीं। अगर ऐसा है तो मेरी बात का यकीन करिए इंस्पेक्टर साहब, वो एग ऑमलेट वाला और उसका साथी ड्रग डीलर है। प्लीज उसकी दुकान पर जाइए, आपको उसके किचन में सारे सबूत मिल जाएंगे। अरे मुंह बंद कर ले वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा, बता रहा हूं। सुरेश ने उस पुलिस वाले को बहुत समझाया, साथ ही अपने दोस्त ऋषि के बारे में भी बताया। तब जाकर उस पुलिस वाले ने सुरेश की बात मानी। ठीक है, हमें उस ऑमलेट वाले के पास लेकर चल। सुरेश पुलिस के साथ उस ऑमलेट वाले के पास पहुंचता है। पुलिस उसके किचन में रेड मारती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रोहन सच बोल दो, तुम बच नहीं पाओगे। अरे उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। तुमने हमारा वक्त जो है ना बर्बाद किया सुरेश। एक मिनट, कहीं आप भी इनसे मिले हुए तो नहीं है? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरे ऊपर उंगली उठाने की है? चल वापस, तुझे जेल में डालता हूं। अब तो तुम लंबे जाओगे भाई। अरे थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अरे यह आदमी तो पागल है। पुलिस रोहन को ले जाकर वापस हवालात में डाल देती है। उधर जब उसके माँ बाप के पास ये खबर पहुंचती है तो वो लोग भी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस वाला जमानत देने से मना कर देता है। हे भगवान, मैं तो अच्छा करने निकला था, ये क्या हो गया? अरे बाहर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। पुलिस वाला सुरेश को निकालकर एक कमरे में ले जाता है, जो देखने में किसी कंट्रोल रूम जैसा लग रहा था। पुलिस वाले ने बताया कि उन्हें रोहन पर शक था, इसलिए उन्होंने उसकी दुकान में माइक लगा दिया था, जिससे पता चला कि वो सचमुच ड्रग डीलर है और अब वो अपने मालिक से मिलने जा रहा है। तो आपने मुझे जेल में क्यों डाला और जमानत क्यों नहीं दी? अरे ताकि उसे और उसके मालिक को शक ना हो भाई। अब हमारे साथ चलो, हम इस रैकेट के मास्टरमाइंड को पकड़ने जा रहे हैं। वो लोग रोहन का पीछा करते हैं। रोहन एक गोडाउन में पहुंचता है। पुलिस धावा बोलकर उन लोगों को पकड़ लेती है और मास्टरमाइंड के रूप में सामने आता है सुरेश का बाप प्रदीप। पापा, आप तुम लोग यहाँ? हाँ भाई, हम लोग यहाँ। अरे आपने तो पुलिस को बेवकूफ समझ रखा है ना, अब आपका खेल खत्म हो लिया। तो इसीलिए आप लोगों ने मुझे जमानत नहीं दी थी? क्या आप लोगों को मेरे पिता पर पहले से शक था? हाँ भाई, क्योंकि तुम्हारे पिता सिर्फ ड्रग माफिया नहीं, एक हत्यारे भी हैं। तुम्हारा दोस्त कोई अपनी मर्जी से ड्रग ओवरडोज से नहीं मरा था भाई, उसे मारा गया था और वहां तुम्हारे बाप के होने के सबूत मिले हैं। आपने ऐसा क्यों किया पापा? उसे मेरे बारे में पता चल गया था और वो तुम्हें बताने आ रहा था, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें यहां से ले जाइए वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। पुलिस प्रदीप को पकड़कर ले गई। केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन सुरेश पूरी तरह से टूट गया।